हेलो बेटा लोग, मैं हूं रोमेश मड़। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये दोनों टॉपिक हम लोग साथ साथ में पढ़ेंगे क्योंकि तभी हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, ये अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, क्योंकि जो आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है आपका, ठीक, जैसे आपका एटॉमिक साइज हुआ, एटॉमिक साइज हुआ, या फिर आपका आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ, इसके ट्रेंड को अगर आपको बताना है तो कहीं ना कहीं ये वाले कॉन्सेप्ट को आपको क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा। तभी आप इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाओगे, तभी इनके ट्रेंड्स को आप सही तरीके से डिफाइन कर पाओगे। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा। देखिएगा, पहला टर्म हम बताने जा रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट देखिएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम ही जैसे जस्टिफाई कर रहा है, स्क्रीन, स्क्रीन लगा देना, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही क्या बोलते हो, सील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? सील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हो, सील्डिंग इफेक्ट भी बोलोगे। ठीक, अब इस चीज को समझने के लिए एज्यूम करिएगा, जैसे एक आपका लाइट का सोर्स है, ये समझिए लाइट का सोर्स है, लाइट सोर्स है। ठीक, आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप ये फील कर पा रहे होंगे कि ये पूरी लाइट आप तक पहुंच रही होगी, ये पूरी लाइट आप तक क्या हो रही होगी, पहुंच रही होगी। ठीक, इमेजिन करिए कि हमने यहाँ पे आपके और लाइट सोर्स के बीच में हमने एक ब्लैंकेट लगा दिया। तो अब क्या फील करोगे आप? अब ये फील करोगे कि इस लाइट सोर्स की प्रॉपर लाइट आप तक नहीं पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि इस ब्लैंकेट ने क्या किया, स्क्रीन कर दिया, या इस ब्लैंकेट ने क्या किया, सील्ड कर दिया इस लाइट को। तो इसी को क्या बोलते हो आप, सील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। थोड़ा सा तो आइडिया लग ही गया होगा कि सील्डिंग या स्क्रीनिंग का मतलब क्या है। ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे, बस एक छोटा सा आइडिया मैंने देने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखते हैं कि ये क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पहली चीज आप न्यूक्लियर चार्ज पे फोकस करिए। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है बेटा, न्यूक्लियस पे चार्ज, वही आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से होता है? तो पहले ये जान लो, न्यूक्लियस में कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं न्यूक्लियन। देखिएगा, बढ़िया इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। व्हाट इज न्यूक्लियन? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे, न्यूक्लियन बोलोगे। ठीक, अब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, नो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक, तो इनडायरेक्टली आपको क्या समझ में है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज, और न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इफेक्टिव, धीरे धीरे वर्ड आपको समझ में आ गया कि इफेक्टिव आगे क्यों लगा है। तो ये दोनों टर्म आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक सा मैंने आइडिया दे दिया। अब इसको समझते हैं डिटेल में। देखिएगा, अगर आपके पास, अगर आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, अगर आपके पास क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, अगर आप कह रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अगर है आपके पास, तो आप क्या करोगे, देखिएगा, ए न्यूक्लियस आपके पास है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, सभी को पता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब आप बताओ कि ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक, अब इस सिंगल इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियर का, न्यूक्लियस का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा जो अट्रैक्शन है, ऑल अट्रैक्शन, ऑल अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब आप यहां पे देखो कि इस न्यूक्लियस का सारा अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे होगा, हाँ या ना? होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन तो होता ही होता है। ये चीज समझ में आ गई। अब थोड़ा सा दूसरा केस लेके चलते हैं। देखिएगा, अगर आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, क्या है,
मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या होगा देखिएगा ध्यान से, अगर ये आपके पास एक क्या है न्यूक्लियस है, ये सेल्स हैं, सेल में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट सेल है, क्या है ये आउटर मोस्ट सेल है, क्या है ये आउटर मोस्ट सेल है। इसी आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हो लास्ट सेल भी बोलते हो, क्या बोलते हो लास्ट सेल भी बोलते हो, ठीक। इसी को आप हम लोग बोल सकते हैं वैलेंस सेल भी बोलोगे, ठीक। अब आप देखिएगा ये तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो आप अगर आप देखो, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा भाई, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब अब इस इलेक्ट्रॉन पे जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी फोर्स लग रहा है, साथ साथ में इनर सेल के इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन करना चाहते हैं, सील्ड करना चाहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में इनर सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या काम कर रहे हैं, एज ए स्क्रीन का काम कर रहे हैं, एज ए सील्डर काम कर रहे हैं, एज ए सील्डर का काम कर रहे हैं। इसी को आप बोलते हो क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर सील्डिंग इफेक्ट, क्या बोलते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर सील्डिंग इफेक्ट। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखिएगा, इनर इलेक्ट्रॉन act like a sealer, act like a sealer and prevents the nuclear charge, and prevents the nuclear charge to reach outermost electron, to reach outermost electron, to reach outermost electron, to reach outermost electron। मतलब इनर इलेक्ट्रॉन जो हैं, इनर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्ट एज ए क्या काम कर रहे हैं, सील्डर का काम कर रहे हैं, और प्रिवेंट्स कर रहे हैं क्या न्यूक्लियर चार्ज और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में एज ए सील्डिंग का काम कर रहे हैं, ताकि नेट अट्रैक्शन जो है उस तक ना पहुंच पाए। जैसे आप देखिएगा, ये देखिएगा ये वाला क्या काम कर रहा है, ये एज ए सील्डर का काम कर रहा है, किसके बीच में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप क्या बोलते हो सील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हो सील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। अब बात करते हैं, देखिएगा अब क्या ये न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये पूरा फोर्स इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगा पा रहा होगा? क्या ये आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन पूरा फोर्स जो न्यूक्लियर चार्ज का है एक्सपीरियंस कर पा रहा होगा? नहीं कर पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। अगर ये रिपल्सन है तो कुछ ना कुछ इसका न्यूक्लियर चार्ज का कुछ ना कुछ पार्ट किसमें चला जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन को ओवरकम करने में चला जाएगा। इस वजह से ये न्यूक्लियस पूरी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन पे अपना पूरा अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा, कुछ कम लगा पाएगा। इसी वजह से इसका नाम पड़ा क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग डिनोट क्या करते हैं, जेड इफेक्टिव से। किससे डिनोट करते हैं, जेड इफेक्टिव से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, तो इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, देखो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, क्या लिखोगे
आप एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाई, experienced by, actual nuclear charge experienced by the electron, by the electron is known as effective nuclear charge, is known as effective nuclear charge, effective nuclear charge। ठीक है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव से। किससे डिनोट करते हैं? जेड इफेक्टिव से। अब इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, देखिएगा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ये होता है जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पे जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और इसमें इसे ये कुछ घटा हुआ है, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन का पूरा एक्सपीरियंस फोर्स नहीं कर पा रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इसमें क्या सिग्मा घटाया गया। तो इसको क्या बोलते हो आप? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हो? स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट भी बताते हो, ठीक। या इसी को आप, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय स्लैटर रूल, क्योंकि स्लैटर ने ही दिया था, स्लैटर्स रूल के थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जेड इफेक्टिव का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस क्या होता है? सिग्मा होता है। अब बात करते हैं इसकी ट्रेंड की। अगर ट्रेंड की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला ट्रेंड की बात करते हैं, अगर ट्रेंड की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास होता है पीरियड। पीरियड में कैसे चलते हैं? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ सेल क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहता है। ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहता है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? बाई 1 इंक्रीज होता है। ठीक, तो अगर मैं बोलूं जेड इफेक्टिव के बारे में, तो जेड इफेक्टिव के बारे में आपको पता है जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन वाले को ही डिफाइन करते हैं। ठीक, जेड क्या हो रहा है आपका? बढ़ रहा है। अब जेड अगर बढ़ रहा है और अगर सेल कांस्टेंट हो गया, आप खुद ही सोचो, अगर मैं एग्जांपल लूं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका 7, इसका 8, तो आप बताओ 2,4, इसका 2,5, इसका 2,6। इनर सेल इलेक्ट्रॉन तो सब में 2 ही 2 है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है? एक एक बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। लेकिन इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो कि रिप्रेजेंट किसको करता है? स्लैटर कांस्टेंट, स्लैटर्स ने बताया था, जिसको क्या बोलते हो आप? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो इनर सेल तो सेम ही है सब में, मतलब रिपल्सन तो सब में लगभग लगभग सेम ही मिलेगा, ठीक है, लगभग लगभग, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन का बढ़ने का मतलब है आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज तेजी से बढ़ेगा, मतलब जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। चलिए अब ग्रुप में बात कर लेते हैं, ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप की बात, ग्रुप में क्या चलते हैं, कैसे चलते हैं? टॉप टू बॉटम। ग्रुप में कैसे चलते हैं? टॉप टू बॉटम। और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है आप बताओ? नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। तो बात ध्यान से सुनिएगा, आपका जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या था? जेड माइनस सिग्मा। ठीक, अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, मतलब इनर सेल इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, रिपल्सन भी बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव मतलब जेड एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है? बढ़ता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जैसे इसका हो गया 3, 11, 19, क्या होगा? 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1। तो क्या है? टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ सेल तो बढ़ रहा है भाई, इसके पास 2 सेल, इसके पास 3 सेल, इसके पास 4 सेल, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। हाँ भाई,
3 था, 11 था, 19 था, मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। लेकिन इनर सेल भी बढ़ रहा है, पहले यहाँ 2, यहाँ इनर सेल, ये देखिए इनर सेल भी आपका क्या हो बढ़ रहा, रिपल्सन, तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा होता है और इस इनर सेल भी, इनर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे होते हैं। तो हम कह देते हैं कि हम लोग ग्रुप में जेड इफेक्टिव को लगभग लगभग रिमेन्स कांस्टेंट मान के चलते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो आपके पास दो ट्रेंड हो गए जेड इफेक्टिव के, क्या हो गए, पीरियड में, आप बताओ पीरियड में क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और ग्रुप में हम मान के चलेंगे क्या है कि जेड इफेक्टिव को हम लोग क्या मान के चलेंगे, रिमेन्स कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं शील्डिंग का ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका होगा, एनएस का होगा, फिर किसका होगा, एनपी का, फिर एनडी का, फिर एनएफ का। ये क्या होते हैं, ये पुअर शील्डर माने जाते हैं, क्या माने जाता है, पुअर शील्डर माने जाते हैं। पुअर शील्डर मतलब डी की शील्डिंग और एफ की शील्डिंग बहुत ही पुअर होती है, क्या होती है बेटा, बहुत ही पुअर होती है। तो आई होप आपको ये टर्म क्लियर हुआ होगा, ये आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, और प्लीज इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।